नमस्कार, मैं दिशान श्रीवास्तव कॉमिक वर्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने सुना सिंड्रेला का पहला भाग। चलिए सुनते हैं इस कहानी का अगला भाग। सुबह के 5 बज रहे थे जब ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुकी। वो ट्रेन से उतरा और स्टेशन से बाहर की तरफ चल दिया। वातावरण में ठंड का कुहासा भरा हुआ था। अभी भी अंधेरा ही था। बाहर उसने एक टैक्सी ड्राइवर को सोते से जगाया। कुछ देर बाद टैक्सी पहाड़ी रास्तों पर दौड़ी जा रही थी। खुशनुमा सुबह थी। आकाश में अभी भी भोर का चांद था, पर यह सब उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो जैसी ज़िंदगी जीने का आदी था, उसमें खुशनुमा सुबहों और आसमानों वाली सुकून भरी रातों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे सुहावने रास्ते और पुराने फिल्मी गीत उसकी कमज़ोरी थे। उसने हेडफोन लगा रखा था और देव साहब का मशहूर गीत चल रहा था। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस आएगा। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? कुछ देर बाद कृष्ण ने ड्राइवर से बोला। वो अब बाहर के नज़ारे देख देख कर थोड़ा बोर हो गया था। जी, हमारा नाम? ड्राइवर बोला। देवानंद। क्या? क्रिस सकपकाया। देवानंद? आपकी सहूलियत के लिए बताए रहे हैं, चाहे तो हमको हमारे पूरे नाम से बुलाओ। ड्राइवर सपाट लहजे में बोला। वो अभी भी नींद से उठाए जाने पर थोड़ा झुंझलाया हुआ था। अच्छा, और पूरा नाम क्या हुआ? क्रिस ने पूछा। देव प्रसाद द्वारकानंदन त्रिपाठी। देवानंद ही ठीक है, क्रिस बोला। आप इंटरनेट से अपनी बुकिंग करवा लिए हैं ना, रजत महल की? कुछ देर बाद ड्राइवर बोला। नहीं, अचानक ही आना हुआ। क्यों? क्रिस बोला। आजकल ऑफ सीजन चल रहा है, कमरा तो मिल ही जाना चाहिए, नहीं तो और भी तो होटल हैं बस्ती में। ड्राइवर बोला। ऐसा लग रहा था कि वो बात वैकेंसी होने से ज़्यादा क्रिस के हुलिये को देखकर बोल रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये फटीचर रजत महल में रुकने जा रहा था। और कितनी दूर? लगभग 1.5 घंटे बाद क्रिस ने पूछा। बस आ ही गए। ड्राइवर ने एक मोड़ पर टैक्सी मोड़ी और एक लड़की बाल बाल उससे टकराने से बची और इसी चक्कर में सड़क पर गिर गई। देख के नहीं चल सकते? वो खड़ी होती हुई और अपना कुर्ता झाड़ती हुई बोली। क्रिस जल्दी से टैक्सी से उतरा। अरे आप ठीक हैं? उसके बाकी के शब्द जैसे टैक्सी की पिछली सीट पर ही छूट गए थे। वो ठगा सा उसे देखता रह गया। वो भला की खूबसूरत थी। गुलाबी रंगत लिए गोरा सा रंग, गुलाबी होठ जो गुस्से से फड़क रहे थे, बड़ी बड़ी काली आंखें जिसमें क्रिस को अपना प्रतिबिंब तक दिखाई दे रहा था, उसके बाल जो एक उलझी हुई चोटी की शक्ल में उसकी कमर से भी नीचे जा रहे थे। अरे आप घूर क्या रहे हो? वो झिड़कती हुई बोली। सॉरी। क्रिस ने जल्दी से ज़मीन से उठाकर उसके दोनों पैकेट उसे दिए। उसने उन दोनों पैकेटों को क्रिस के हाथों से झपटा और मुड़कर जल्दी से चल दी। क्या लचक थी उसकी चाल, गजब। साहब जी, आप चलिएगा कि वायलिन ले आए हम बैकग्राउंड में बजावे खातिर? देवानंद बोला, जो आतन थोड़ा रूखा बोलता था। क्रिस झपटा सा वापस टैक्सी में बैठ गया। वो अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहा था जो बिल्कुल उसी का वर्जन थी, बेहद खूबसूरत पर हुलिया फटीचर। टैक्सी एक विशाल आलीशान कंपाउंड में आकर रुकी। बीचों बीच 7 फाउंटेन लगे हुए थे। ड्राइववे के दोनों तरफ खूबसूरत सा बगीचा था। फूलों से लदी क्यारियाँ थीं। टैक्सी से उतरकर क्रिस ने रजत महल का नज़ारा किया, जो वाकई आलीशान भव्य इमारत थी। वो अंदर गया। प्रवेश हॉल गोलाकार था, जिसमें कई एंटीक सोफे लगे हुए थे। खूबसूरत सी फॉल सीलिंग थी, विशालकाय झूमर था और मैरून रंग की दीवारें थीं। मोटा कालीन था जिसमें चलते वक्त मानो पाँव धंसते थे।
बीचों बीच विशाल सा रिसेप्शन था, जहां मैनेजर के अलावा इस घड़ी 3-4 स्टाफ और थे। 60% एडवांस सर। मैनेजर भी क्रिस के हुलिये को देखता हुआ धीमे स्वर में बोला। क्रिस ने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और 1 हफ्ते का पूरा पेमेंट कर दिया। वो यहाँ लंबा रुकने की तैयारी से था। सभी मुंह बाए उसे देखने लगे। रिसेप्शन के बाईं तरफ एक रेस्टोरेंट था जो उस समय लगभग खाली था। उसकी आधी दीवारें मोटे कांच की थी जिनसे घाटी का खूबसूरत नज़ारा होता था। तभी अचानक उस दीवार के कांच के पार क्रिश को कुछ ऐसा दिखा कि वो सन्न रह गया। यहाँ कदम रखते ही उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वहाँ क्या है? क्रिस ने मैनेजर से पूछा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने कोशिश की कि उसकी दहशत उसके चेहरे पर ना दिखे। गार्डन है सर, और वहाँ से वैली का पूरा व्यू दिखता है। और वहाँ जाने का रास्ता? क्रिस ने बेचैनी से पूछा। शायद मैनेजर को वो नहीं दिखाई दे रही थी। दिस वे सर। क्रिस भागता हुआ वहाँ पहुँचा। तब जाकर उसकी समझ में सारा माजरा आया। जान में जान आई। सामने एक लगभग 7 फीट की आदमकद मूर्ति थी। वो मूर्ति संगमरमर की थी जिसका रंग अब मटमैला हो चुका था। वो वेडिंग गाउन पहने और हाथों में गुलदस्ता थामे एक औरत की मूर्ति थी। क्रिस और नज़दीक गया। अच्छा, तो अंदर से ये मूर्ति उसे दिखाई दी थी। उसने तो कुछ और ही समझ लिया था। वो मूर्ति एक पत्थर के लगभग 2.5 फीट के चबूतरे पर स्थापित थी। क्रिस ने देखा चबूतरे पर अंग्रेजी में उकेर कर लिखा हुआ था, मैडम एलेनोर जोसेफिन ब्राउन, जन्म 12/5/1879, मृत्यु 2/11/1905। ये स्टैच्यू? क्रिस ने पूछा। ये मैडम एलेनोर का है। सालों पहले जब देश में ब्रिटिश राज हुआ करता था तो हमारा रजत महल भी उन्हीं के कब्जे में था। यहाँ एक बहुत ही रसूखदार अंग्रेज अधिकारी रहा करते थे, एडवर्ड ब्राउन। वो सरकार का बहुत मुंह लगा था। ये उसी की पत्नी एलेनोर ब्राउन है। पहले तो रजत महल का नाम भी एलेनोर कॉटेज ही था। और ये मूर्ति? मैनेजर ने मूर्ति की तरफ इशारा किया। बाहर उन 7 फाउंटेन्स के बीच लगी थी, पर हाल ही में बड़े चौधरी साहब ने इसे वापस से रजत महल कर दिया, जो कि इस जगह का वास्तविक नाम है। चौधरी साहब? क्रिस ने पूछा। रजत महल के ओनर। वो वहाँ रहते हैं। वो और उनका परिवार। मैनेजर ने कैंपस के दूसरे छोर पर बनी एक और महलनुमा इमारत की ओर इशारा किया। तभी क्रिस ने देखा कि रेस्टोरेंट से एक अधगंजा वेटर उसे लगातार देख रहा था। जब क्रिस की नज़र उससे मिली तो उसने नज़रें फेर ली। अपने रूम में जाते हुए क्रिस समझ चुका था कि वो प्रेतात्मा कोई और नहीं बल्कि मैडम एलेनोर ही थी। पर वो चाहती क्या है? वो एक नेवी ब्लू रंग की दीवारों वाला शानदार कमरा था जिसमें कीमती कालीन और लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर थे। एक बहुत बड़ी सी खिड़की थी जिस पर जालीदार पर्दा था। क्रिस ने पर्दा हटाया तो पाया कि उस खिड़की से मैडम एलेनोर की मूर्ति दिखती थी। वो एक सुंदर सा बगीचा था जहाँ वो मूर्ति उपेक्षित सी पड़ी थी। बगीचे के बाद से ही पहाड़ी जंगल शुरू हो जाता था। मूर्ति को देखते हुए अचानक क्रिस को लगा कि बाउंड्री के पास पेड़ों के पीछे कुछ हिला। उसने और भी ध्यान से देखा और वो दिख गई। वही दुल्हन वाला लिबास, जाली से ढका चेहरा और गुस्से में तमतमाई आंखें। वो बहुत दूर पेड़ों के झुरमुट से उसे घूर रही थी। क्या वो उसे पहचान गई थी? क्या वो जानती थी कि वो वहाँ उसी के लिए आया था? क्या वो जानती थी कि कुछ देर पहले वो उसकी मूर्ति के पास खड़ा उसके बारे में पूछताछ कर रहा था? फिर क्रिश के देखते ही देखते वो मुड़कर जंगल में कहीं गुम हो गई। शायद वो हमेशा इसी तरह यहाँ के मैदानों और जंगलों में घूमती होगी। आखिर ये उसका घर था। सोचता हुआ क्रिश पलटा और उसकी सोच को एक ज़बरदस्त झटका लगा। टी टेबल पर सूखी हुई गुलाब की काली पंखुड़ियाँ पड़ी थी।
बहुत खूबसूरत रही वो अंग्रेजन, एलिनोर। टैक्सी ड्राइवर देवानंद बोला। शाम का वक्त था। क्रिस उसके साथ एक झील के किनारे बैठा था। वो झील शहर के बीचों बीच स्थित थी। वो कलकत्ता से आई रही। सुनते हैं वहाँ किसी हिंदुस्तानी क्रांतिकारी को दिल दे बैठी थी। उसने अपना मुंह क्रिस के करीब लाकर राजदाना तरीके से फुसफुसाते हुए कहा, जैसे एलेनोर बगल में खड़ी हो और सब सुन रही हो। फिर क्रिस ने पूछा। देवानंद ने बीड़ी का बंडल निकाल लिया। क्रिस ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो अचकचा गया। मुश्किल से उसे भरोसा हुआ था कि क्रिस फटीचर नहीं है। फिर का उसके माए बाबू उसको ज़बरदस्ती यहाँ लिया है और बड़ऊ एडवर्ड से ब्याह दिए। बहुत रोई रही बेचारी। देवानंद शून्य में देखते हुए ऐसे बखान कर रहा था जैसे सब उसकी आंखों के सामने ही हुआ था। अब दोनों बीड़ी फूंक रहे थे। बीमार रहने लगी, साल भर बादे कहीं चली गई और बड़वा एडवर्ड ओकर याद में ओ महल का नाम अपनी मेहरारू के नाम पर कर दिया। बस इतनी सी कहानी है। मैंने सुना है ऐसी जगहों पर हमेशा कुछ गड़बड़ होती है, क्रिस रहस्यमयी आवाज़ में बोला। वो थोड़ा और कुरेदना चाहता था। काहे का गड़बड़? देवानंद पूछा। वो असमय मरी थी ना, समझो। देवानंद की आंखें गोल हो गई। वो रोमांचित हो उठा। आप कुछ देखे हैं का आज? वो सांसें रोकता हुआ पूछा। अरे नहीं, बस ऐसे ही, क्रिस ने बोला। तभी भैया वृंदा झील चलोगे? एक लड़की की खनकती आवाज़ आई। क्रिस और देवानंद ने एक साथ सर उठाया। सामने दो भयंकर टाइप से लिपी पुती लड़कियां खड़ी थीं, जिनकी पोशाकें भी बहुत ज़्यादा भड़कीली सी थी। नहीं, हम सवारी के साथ हैं, देवानंद बोला। दोनों लड़कियों ने मुंह बिचकाया और जबरन कमर हिलाती वहाँ से चल दी। वो इंसान कम पेंडुलम ज़्यादा लग रही थी। अरे मोरे दादा, का बीमारी लग गई है इस शहर की लड़कियों की? देवानंद कांपता सा बोला। क्या हुआ? क्रिस बोला। वो जो चौधरी साहब हैं ना, रजत महल वाले, उनका एक बेटा है विवाह के लायक, रणबीर। एक दिन चौधराइन मंदिर में कुछ मेहरारून के सामने बोल गई कि उनको तो यह गाँव की सीधी सी लड़की चाहिए बहू बनाने खातिर। बस तब ऐसे ये कुल लड़कियां लोगन पगला गई हैं। दिन रात कोशिश करती हैं सीधी सादी सुंदर बनने की। अब वो 16 बरस की, वो अब 26 की, और जो 26 बरस की रही वो 36 की। का बूझे? क्रिस की बरबस हंसी छूट गई। उसने आसपास देखा। वाकई देवानंद सही बोल रहा था। आसपास एक लड़की भी ऐसी नहीं थी जो तितली नहीं लग रही थी। तो ये सारी लड़कियां प्रिंस चार्मिंग की सिंड्रेला बनने की कोशिश में हैं। क्रिस मुस्कुराता सा बोला। अभी सिंड्रेला का बीमारी है, कोनो जानवर है का? आप मुझे डायरेक्ट शूट ही क्यों नहीं कर देते? रणवीर सीधा अपने पिता की आंखों में देखता हुआ जहर बुझी आवाज़ में बोला। नहीं, मेरे ख्याल से शादी कराना ज़्यादा ठीक है, उसके पिता बोरियत भरी आवाज़ में बोले। वहाँ रणवीर की माँ और उसकी जुड़वा बहन भी थे। चौधरी परिवार में कुल 5 सदस्य थे। वर्तमान मालिक चौधरी अनंत सिंह, उसकी पत्नी अरुणिमा और उसके जुड़वा बच्चे रणवीर और रैना। अनंत सिंह का एक छोटा भाई भी था जो अविवाहित था और थोड़ा आज़ाद ख्यालों का था। वो परिवार वहाँ बहुत कम ही रहता था, बस छुट्टियों में ही आना होता था। पर अब तो वहाँ स्थायी रूप से रहने का मन बना चुके थे। ये आपका आखिरी फैसला है? दांत खटखटाता रणवीर बोला। ये मेरा इकलौता फैसला है, उसके पिता ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। हमेशा आज़ादी दी तुम्हें, अपने फैसले लेने का हक भी दिया, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम इन सब के लायक कभी थे ही नहीं। वो अपने बेटे को घूरते रहे। कहना मुश्किल था कि कौन ज़्यादा गुस्से में था, वो या उनका बेटा। इसलिए
अब या तो हमारी मर्जी से शादी करो या तो यहाँ से चलते बनो। उन्होंने बात ख़त्म की और परे देखने लगे। रणवीर ने नज़रें झुका ली और धीरे धीरे चलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आप यूं ही किसी भी गंवार को उसके पल्ले बांध देंगे क्या? अंतपंत यही करना था तो उसे लंदन क्यों भेजा? अपने भाई का पक्ष लेती हुई रैना बोली। तहजीब से बिना उसकी तरफ देखे उसके पिता बोले, मत भूलो कि हमारी जड़ें भी इसी गांव से जुड़ी हैं। मैं और तुम्हारी माँ भी यहीं से हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। रैना फिर कुछ नहीं बोली। उसने गुस्से से होठ भींच लिए। देवानंद ने गलत नहीं बोला था। उन दिनों गांव की हवाओं में गुलाब सी रंगत थी। अपनी शादी को लेकर रणवीर के मन में चाहे जितनी भी कड़वाहट हो, पर गांव की हर लड़की तो कल्पना के गुब्बारे उड़ा रही थी। सबको लगता था कि अब उसके सपनों का राजकुमार हवाई घोड़े पर सवार होकर आएगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा। हर लड़की कुछ भी करके चौधरी परिवार, खासतौर पर रणवीर की मां की नज़रों में चढ़ना चाहती थी। इस चक्कर में कुछ लड़कियों में आपसी झूमा झटकी भी हुई। लड़कियों की माएँ भी कम नहीं थी, पूरा साथ दे रही थी अपनी बेटियों का। उन्हीं दिनों कस्बे में अवतार हुआ एक नई सेलिब्रिटी, प्रिया दीदी का। प्रिया, जो आज लगभग 40 बरस की हो चुकी थी। उसका उसी कस्बे में एक ब्यूटी पार्लर था। एक वही थी जो इन बेचारियों का दर्द भली भांति समझती थी। किसी के बाल गिरते तो किसी को मुहासे हो जाते। भाई, विकट समस्या थी। अगर स्टारडम के मामले में फ़िलहाल कोई प्रिया दीदी को चुनौती दे सकता था तो वो था गांव का टेलर मास्टर। मजाल है कि एक भी फिल्मी हीरोइन की पोशाक उसकी नज़रों से बच जाए। आए दिन लड़कियां फिल्मी मैगजीन लेकर उसके पास पहुंचती और तरह तरह की फरमाइशें करती। पर उसी गांव में एक लड़की ऐसी भी थी जिसकी समस्याएं मुहासों और कपड़ों की फिटिंग से ज़रा अलग हट करती। अवनी, जो 24 बरस की हो चुकी थी। कभी बचपन में माँ की कहानियों में गुम रहने, खुद के सिंड्रेला होने के बेतहाशा सपने देखने वाली अवनी अब सिंड्रेला तो दूर की बात है, शायद ये भी भूल चुकी थी कि वो एक लड़की भी है। सुबह का समय था। कहीं कहीं दुकानें खुल रही थीं। वो झुंझला बतखें और खरगोश भी यहाँ वहाँ दिखाई दे जाते थे। रणवीर फिलहाल अपने महल के पीछे वाले तालाब के पास बैठा था और गुस्से से उसमें पत्थर फेंक रहा था। कुछ बतखें उस तालाब में उतरी और कुछ दूर तैरने के बाद मर गई। रणवीर हैरानी से उन्हें घूरने लगा। मृत बतखों के शरीर सतह पर तैरते रहे। वो मर कैसे गई? रणवीर जहाँ बैठा था उसके पीछे एक झाड़ी थी। उस झाड़ी से कुछ पक्षी उड़े और जैसे ही तालाब के ऊपर पहुंचे, वो भी छटपटाते हुए अचानक उस तालाब में गिर गए। कुछ देर बाद कुछ मरी हुई मछलियों के शरीर भी सतह पर आकर मृत बतखों और पक्षियों के साथ तैरने लगे। रणवीर चौंक गया। मछलियों को क्या हुआ? वो बहुत ही डरावना एहसास था। आसपास की हर जीवित चीज़ निर्जीव हो रही थी। रणवीर ने देखा कि उसके कदमों तले की हरी घास कुमलाती हुई पीली होने लगी और देखते ही देखते
घास, पौधे, फूल और छोटी मोटी झाड़ियाँ सभी सूखने मुरझाने लगे। तेज हवाएं चलने लगी और अंधेरा छा गया, जबकि दोपहर के 2 ही बजे थे। रणवीर हड़बड़ा गया। क्या हो रहा था? तालाब का गहरा हरा नीला पानी काला हो गया, जिसमें मरी हुई मछलियाँ और पक्षियों के शरीर तैर रहे थे। फिर तालाब के बीच में से बुलबुले उठने लगे और तेजी से बुलबुले आने लगे, जैसे पानी की गहराई से कुछ बाहर आ रहा हो। हलचल सी मच गई थी। रणवीर आंखें फाड़े वहीं घूरे जा रहा था और वो कुछ बाहर आ गया। रणवीर के मुंह से एक तेज चीख निकली। एक औरत का सर, जिस पर बहुत से बड़े बड़े और सूखे फूलों की सजावट थी, और चेहरा एक महीन जाली से ढका हुआ था, पर इतना भी नहीं ढका था कि नर्क के झरोकों जैसी 2 भयानक आंखें ना दिखाई दें। वो आंखें रणवीर को घूरने लगी, जैसे कुछ भूला हुआ याद दिला रही हूँ। रणवीर की हालत खराब हो चुकी थी। वो मदद के लिए अगल बगल फिर पीछे देखने लगा। जब उसने सामने देखा तो डर के मारे उसका दिल जूतों में पहुंच गया। वो पानी से पूरी तरह बाहर आ चुकी थी और उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही पथरीला भाव था, फुल आस्तीन का वेडिंग गाउन और हाथों में सूखे हुए काले गुलाबों का गुलदस्ता। वो अभी अभी पानी से निकली थी, पर ज़रा भी भीगी हुई नहीं लग रही थी। रणवीर भय से जड़ हो चुका था और आंखों में बेहद नफरत और क्रोध लिए वो उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। एलेनोर ब्राउन, जिसकी मौत लगभग 100 सालों पहले हो चुकी थी, क्या वो वापस आ चुकी थी? वो क्या चाहती थी? अवनी और क्रिश इसमें कहाँ फिट होते हैं? रजत महल और क्या क्या रहस्य छिपाए था अपने अंदर? ऐसे कई सवालों के जवाबों की पोटलियाँ खुलनी हैं। मेरे साथ बने रहिए, कहानी और भी कई करवटें लेगी। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।